एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, पादप कार्य की। एक बार यदि सेट हो गया दिमाग के अंदर तो कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम लोग ग्रास रूट लेवल के ऊपर हर एक एंगल को लेकर मैं पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं वो है क्या चीज। पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? इट इज स्टडी ऑफ वाइटल activities and metabolism of plant। मतलब जितनी भी पादपों के अंदर पादपों में के पाई जाने वाली प्रमुख क्रियाएं एवं उपापचय का अध्ययन, उपापचय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इट इज स्टडी ऑफ वाइटल एक्टिविटीज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। नाउ पादप कार्य की विज्ञान के जनक, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? तो he is स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स भारतीय पादप कार्य की विज्ञान के जनक, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। कौन है? सर जेसी बोस। सर जेसी बोस। ठीक है। नाउ सबसे पहली जो चैप्टर मुझे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ाना होता है वो प्लांट वाटर रिलेशनशिप होता है। प्लांट वाटर रिलेशनशिप, प्लांट वाटर रिलेशनशिप सबसे पहला टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर क्या है? प्लांट वाटर रिलेशनशिप है, यानी कि पादप जल संबंध। आप सभी जानते हैं पादपों के लिए जल अति आवश्यक है। जल अति आवश्यक है। पादप के शरीर का पादप के शरीर का 80% भाग जल से बना है। जल से बना है। तो पादपों के लिए जल अनिवार्य, ये तो आप सभी जानते ही हो। ठीक है, तो प्लांट वाटर जो रिलेशनशिप है, इसी श्रेणी के अंदर मुझे
पहली चीज़ मुझे जो पढ़ानी है वो है डेट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। पादपों में परिवहन, है ना, पादपों में परिवहन। अब पादपों में परिवहन किस किस चीज का होता है? तो पादपों में परिवहन जल का, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का, खनिज पोषक, पादपों में परिवहन जल का, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कार्बनिक पोषक, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स व पादपों में परिवहन जल का, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का व ग्रोथ हार्मोन्स का होता है। ठीक है, ये इन चीज़ों का सबका परिवहन होता है। अब ट्रांसपोर्ट दो तरीके के होते हैं। ट्रांसपोर्ट के दो तरीके हैं। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, छोटी दूरी का परिवहन, और लंबी दूरी का परिवहन। है ना, अब अपने वन बाय वन करके पढ़ेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल और फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल और फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। कोशिका के भीतर परिवहन या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परिवहन। ठीक है, ये क्या हुआ? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हुआ। ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल और फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इज कॉल्ड ए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। नाउ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है, याद रखना। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट
निष्क्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन में क्या होता है? मूवमेंट अकर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, मूवमेंट अकर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, मूवमेंट उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा तो ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता, ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता, राइट। तो नेचुरली कि ऊर्जा का प्रयोग नहीं हो रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट क्या होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। ऊर्जा का प्रयोग नहीं हो रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट क्या कहलाएगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके का होता है, राइट। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके का है। कौन कौन सा? एक तो होता है सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण, और एक तो होता है सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण, और एक जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के अलावा क्या, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी कि सुसाध्य विसरण, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ ही देर के अंदर इनको डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में दूसरा लेते हैं और वो है कौन सा भाई? पैसिव ट्रांसपोर्ट के बाद में एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय परिवहन। हमेशा याद रखना, सक्रिय परिवहन में मूवमेंट अकर फ्रॉम उल्टा हो जाएगा। यहाँ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन था, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। और नेचुरल है कि जब सक्रिय परिवहन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है तो डेफिनेटली इसमें ऊर्जा का क्या होगा? प्रयोग होगा। ऊर्जा का प्रयोग होता है, इसीलिए तो सक्रिय है। ऊर्जा का प्रयोग होता है, ऊर्जा का प्रयोग होता है, तो ऊर्जा का प्रयोग होगा। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ें उससे पहले हमें शॉर्ट में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी तो पढ़ना है, क्योंकि मैंने कहा था दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, कम दूरी के और अधिक दूरी वाले ट्रांसपोर्ट। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट लंबी दूरी का परिवहन, ठीक है। ये जो लंबी दूरी का परिवहन होता है इसे ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, या स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ट्रांसलोकेशन भी
कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? तो याद रखना, लंबी दूरी का परिवहन, लंबी दूरी का परिवहन संवहन उत्तकों द्वारा होता है। वेस्कुलर टिश्यूज द्वारा होता है। लंबी दूरी का परिवहन संवहन उत्तकों के द्वारा होता है। संवहन उत्तक में कौन आते हैं? आप सब जानते हो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। जाइलम द्वारा परिवहन एक दिशीय होता है। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। जाइलम द्वारा परिवहन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, डेट इज रूट से पत्ती की तरफ, रूट से पत्ती की तरफ, रूट से पत्ती की तरफ। अच्छा, फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन होता है। परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा परिवहन द्विदिशीय होता है। बाय डायरेक्शन होता है। है ना? क्या मतलब है? बाई डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दैट इज लीव टू स्टोरेज ऑर्गन, लीव टू स्टोरेज ऑर्गन एंड स्टोरेज ऑर्गन टू ग्रोइंग रीजन्स। लीफ टू स्टोरेज ऑर्गन मतलब पत्ती से संग्राही अंग और संग्राही अंगों से वृद्धि क्षेत्र। तो यहां पर जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा हो गया? बाई डायरेक्शन हो गया। तो कुल मिलाकर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है वो वेस्कुलर टिश्यू से होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वेस्कुलर टिश्यू से होता है। इज इट क्लियर? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वेस्कुलर टिश्यू से होता है। चलिए, अब क्योंकि अब अपने को डिटेल के अंदर पढ़ना है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, तो उसको हम लोग ले लेते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा हूं। और उसी श्रेणी के अंदर मैं आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा हूं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में अभी आप सबसे पहले डिफ्यूजन पढ़ रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है विसरण, डिफ्यूजन। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में निष्क्रिय परिवहन में
मैं आपको सबसे पहले डिफ्यूजन पढ़ा रहा हूँ। डिफ्यूजन भी कौन सा? सिंपल डिफ्यूजन है ना, सरल विसरण पढ़ा रहा हूँ, सिंपल डिफ्यूजन। नाउ डिफ्यूजन की पहले डेफिनेशन, कोई भी किसी एक मॉलिक्यूल का या आयन का या किसी एटम, किसी मॉलिक्यूल, एटम या आयन का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाना विसरण है। क्या कहा मैंने? किसी मॉलिक्यूल का या किसी एटम का या आयन का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाना, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, क्या है भाई? विसरण है। क्लियर है? नाउ हमेशा याद रखना, विसरण जो होता है गैस का भी हो सकता है, द्रव्य का भी हो सकता है और सॉलिड का भी हो सकता है। लेकिन बस ये ध्यान रखना, गैस का विसरण ज़्यादा होता है किससे? लिक्विड से, और लिक्विड का विसरण ज़्यादा होता है किससे? सॉलिड से। सो सबसे ज़्यादा विसरण, सबसे ज़्यादा विसरण और सॉलिड का सबसे कम विसरण। विसरण अणुओं में स्थित काइनेटिक ऊर्जा के कारण होता है। विसरण अणुओं में स्वयं में स्थित गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी विसरण अणुओं में स्वयं में स्थित गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। विसरण अणुओं में स्वयं में स्थित गतिज ऊर्जा के कारण होता है। राइट, विसरण अणुओं में स्वयं में स्थित गतिज ऊर्जा के कारण होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, हाई काइनेटिक एनर्जी से विसरण लो काइनेटिक एनर्जी की तरफ होगा। मतलब जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उधर से लो काइनेटिक एनर्जी की तरफ होगा। दो पदार्थों का विसरण, दो पदार्थों का विसरण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है एवं यह लिविंग सिस्टम पर निर्भर नहीं करती। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है एवं यह लिविंग सिस्टम पर निर्भर नहीं करती। विसरण में ऊर्जा का उपयोग
नहीं होता, राइट। विसरण तब तक चलता रहता है जब तक कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम गतिक संतुलन स्थापित ना हो जाए। एक बार संतुलन स्थापित हो गया, एक बार यह संतुलन स्थापित हो गया तो दोनों दिशाओं में अणुओं की नेट गति, दोनों दिशाओं में अणुओं की नेट गति रुक जाएगी, राइट। तो विसरण तब तक चलता रहता है जब तक कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्थापित ना हो जाए। मैं कुछ आपको विसरण के एग्जाम्पल दे देता हूँ। पादपों के अंदर तो विसरण हो ही रहा है, नॉर्मली भी आपको एग्जाम्पल दे दूँ। जैसे आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है ना, और यहाँ पर आपने पानी ले लिया, और यहाँ पर आपने एक टैबलेट डाल दी डिस्प्रिन। तो बताओ ये डिस्प्रिन क्या हो जाएगी? पानी में घुल जाएगी। क्यों? विसरण के कारण, है ना। तो ऐसे विसरण होते रहते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने यहाँ पर KMnO4 के क्रिस्टल्स ले लिए। क्रिस्टल्स मतलब समझता ना, रवे लिए और पानी डाल दिया, तो पानी का रंग कैसा हो जाएगा? रेडिश पर्पल। पानी का रंग कैसा हो गया? रेडिश पर्पल। तो ये क्या हो गया? पानी का रंग रेडिश पर्पल हो गया, तो ये मतलब क्या हुआ? डिफ्यूजन हो गया भाई। ये KMnO4 के क्रिस्टल्स पानी के अंदर क्या हो गए? घुल गए, ठीक है। जिस तरीके से डिस्प्रिन घुल गई, इसी तरीके से आपने यहाँ पर CuSO4 क्रिस्टल्स लिए, ये पानी में घुल गए, तो पानी का रंग कैसा हो गया? ब्लूइश हो गया। तो इसका क्या हो गया? विसन हो गया। तो ऐसे तो विसन बहुत सारे होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी पादपों के अंदर भी विसरण होता रहता है। किस तरीके से होगा? जैसे कि पादपों के अंदर गैसीय आदान प्रदान हो रहा है, तो ये एक प्रकार का क्या हुआ? विसन ही तो हुआ भाई, है ना। तो विसन तब तक चलता रहता है जब तक कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए। नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट। मैंने क्या कहा? डेट इज ये सारे के सारे विसरण के हो गए। अब आगे आ जाओ कि जब बात विसरण की चल रही है तो विसरण के अंदर ऐसी कोई झिल्ली वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। विसरण में झिल्ली की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। चलो एक और चीज़ यहाँ पर जब बात विसरण की चल रही है
तो विसरण दाब भी पढ़ा देते हैं। विसरण दाब ये कम लोगों को आता है, इसलिए ध्यान से सुनना आप। डिफ्यूजन प्रेशर, और ये आप अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आज यदि मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा तो अभी 3 दिन बाद में डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट करके एक कॉन्सेप्ट आएगा, विसरण दाब न्यूनता। तो जब विसरण दाब ही नहीं पढ़ोगे तो विसरण दाब न्यूनता कैसे समझ में आएगा, है ना। तो विसरण दाब क्या है? विसरित होने वाले अणु विसरित होते वक्त पदार्थ पर जो दाब लगाते हैं उसे विसरण दाब कहते हैं। Pressure exerted by the diffusing pressure exerted by the diffusing particles, right? The pressure exerted by the diffusing particles on the medium by the diffusing particles on the medium is called diffusion pressure। ठीक है, विसरित होने वाले अणु विसरित होते वक्त पदार्थ पर जो दाब लगाते हैं, राइट, उसे हम क्या कहते हैं? विसरण दाब कहते हैं। विसरण दाब अणुओं की सांद्रता के अंतर के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। डिफ्यूजन प्रेशर डेवलप्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। वापस से बोल रहा हूँ, विसरण दाब क्या है? सुन लो ध्यान से। विसरित होने वाले अणु विसरित होते वक्त पदार्थ पर जो दाब लगाते हैं उसे विसरण दाब कहते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स ऑन द मीडियम और ऑन द सब्सटेंस, है ना, ऑन द मीडियम और ऑन द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द डीपी। डीपी डेवलप्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। विसरण दाब अणुओं की सांद्रता के अंतर के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। बस ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है। हमेशा याद रखना, शुद्ध जल का डीपी सबसे उच्च है। कुछ क्लासिक पॉइंट बता रहा हूँ, वो कभी भूलना नहीं है। शुद्ध जल का डीपी सबसे उच्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें सॉल्यूट यानी कि विलय नहीं है। विलयन का कम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? सॉल्यूट होता है। क्योंकि उसमें सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो शुद्ध जल का डीपी सबसे उच्च होता है क्योंकि उसमें सॉल्यूट नहीं है। विलयन का डीपी कम होता है क्योंकि उसमें सॉल्यूट है। एंड वन मोर थिंग, हमेशा एक बात याद रखना,
हाई डीपी से वाटर का मूवमेंट, हाई डीपी से वाटर का मूवमेंट लो डीपी की तरफ होता है। भूलोगे तो नहीं? हाई डीपी से वाटर का मूवमेंट, हाई डीपी से वाटर का मूवमेंट लो डीपी की तरफ होता है। ठीक है, हाई डीपी से वाटर का मूवमेंट लो डीपी की तरफ होता है। चलो अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन। हम बात करते हैं अब सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन की। सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये गैसीय आदान प्रदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण, गैसीय आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी विसन द्वारा ही संपन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी विसन द्वारा ही संपन्न होती है। गैसीय आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका है डिफ्यूजन की। और हार्मोन्स का परिवहन, हार्मोन का परिवहन विसरण विधि द्वारा ही होता है। द्वारा ही होता है। हार्मोन का परिवहन विसन विधि द्वारा ही होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विसन द्वारा ही होती है। गैसीय आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसे एक नहीं, पादपों के अंदर डिफ्यूजन के बहुत सारे क्या हो सकते हैं, रोल हो सकते हैं। ठीक है, नाउ विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे नंबर 1 ताप, टेम्परेचर। तो याद रखना विसरण समानुपाती होता है किसके, ताप के। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब समानुपाती तो सब समझते हैं ना। मतलब ताप बढ़ेगा तो विसन भी बढ़ेगा, ताप घटेगा तो विसन भी घटेगा, ताप बढ़ेगा तो विसन भी बढ़ेगा, ताप घटेगा तो विसन भी घटेगा। सेकंड दाब, प्रेशर। दाब, विसरण समानुपाती होता है दाब के। दाब बढ़ता है तो विसन भी बढ़ता है, दाब बढ़ता है तो विसन भी बढ़ता है। तीसरा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, राइट। जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूँ, हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 4 times faster than oxygen, right?
4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन। ठीक है, ग्राम्स लॉज ऑफ डिफ्यूजन है ना, मतलब विसरण व्युत्क्रमानुपाती होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, घनत्व के स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। जैसे इसको वो ग्राहम ने वो इस तरीके से बताया था, RH अपॉन RO इज इक्वल टू ये डेंसिटी के लिए था ना, तो DO अपॉन DH इज इक्वल टू, तो ये कितना 16/1, राइट, 16/1, तो इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4/1। ठीक है, तो ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन मतलब डेंसिटी ज़्यादा तो विसरण कम, डेंसिटी ज़्यादा तो विसरण कम। ठीक है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो विसरण कम होगा, डेंसिटी कम होगी तो विसरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे हाइड्रोजन डिफ्यूज करता है 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन से। इज इट क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नाउ चौथा, विसरण व्युत्क्रमानुपाती होता है साइज ऑफ पार्टिकल्स की। यदि पार्टिकल की साइज छोटी होगी, पार्टिकल की साइज छोटी होगी तो विसरण ज़्यादा होगा, और पार्टिकल की साइज बड़ी होगी तो विसरण कम होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। आपने टैबलेट तो देखी ना हाथ में, आप टैबलेट लेने जाते हो तो उसको, टैबलेट को हिंदी में क्या कहते हैं, गोली। गोली का शेप छोटा होता है या बड़ा होता है? ऐसा तो नहीं है कि गोली की जगह पे अपने कहते हैं गोला देना, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, गोली मतलब क्या होती है, छोटी, ताकि वो जल्दी से क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स छोटे होंगे तो विसरण क्या होगा, ज़्यादा तेज़ होगा। जैसे कि आप पानी के अंदर शुगर डालोगे तो शुगर ग्रेन्यूल्स यदि छोटे होंगे तो जल्दी डिसॉल्व होंगे, बड़े होंगे तो देरी से डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो पार्टिकल की साइज छोटी होनी चाहिए तो विसरण जो होगा वो क्या होगा, अधिक तेजी से होगा। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? चलो, तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी है। नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो था पूरा के पूरा सिंपल डिफ्यूजन। ये किसके ऊपर था भी बेस्ड? सिंपल डिफ्यूजन। अब आ जाते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सुसाध्य शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में सेकंड वाली कैटेगरी आती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है सुसाध्य विसरण। नाउ देखो, किसी भी झिल्ली के आर पार, झिल्ली के आर पार, झिल्ली के आर पार किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट इस बात पर निर्भर करता है कि वह लिपिड में सॉल्यूबल है या नहीं। समझो, झिल्ली के आर पार किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट इस बात पर निर्भर करता है कि वह लिपिड में सॉल्यूबल है या नहीं है। लिपिड, प्लाज्मा झिल्ली का
मुख्य घटक है। ठीक है, जो सब्सटेंसेस हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक मतलब जल स्नेही होते हैं, वे झिल्ली के आर पार नहीं जा सकते, क्योंकि वे लिपिड में अघुलनशील हैं। लिपिड में अघुलनशील है। ऐसे पदार्थों को झिल्ली के आर पार भेजने के लिए कुछ प्रोटीन्स का यूज होता है, जिन्हें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। जिन्हें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बाहर से पदार्थों को लेकर और रोटेट करते हैं। अभी बताऊंगा डायग्राम। रोटेट करते हैं व झिल्ली के पार पदार्थों को भेज देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुसाध्य विसरण क्या हुआ। इसका मतलब सुसाध्य विसरण का मतलब ये हुआ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि पदार्थ का विसरण जब मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की मदद से हो रहा है तो हम उसको क्या कह रहे हैं, सुसाध्य, किसी की मदद से विसरण का होना। ऐसा विसरण जिसमें कैरियर प्रोटीन्स की मदद से पदार्थ का विसरण करवाया जाता है ना। ये ठीक उस तरीके से है कि एक सड़क है और वहाँ पर हैवी ट्रैफिक है और इस कोने के ऊपर एक अंधा व्यक्ति खड़ा हुआ है और इधर ट्रैफिक ज़बरदस्त चल रहा है और इधर से उस व्यक्ति को इधर जाना है। तो मुझे एक बात बताइए, वह व्यक्ति खुद चले जाए रोड के आर पार तो ज़्यादा अच्छा रहेगा या कोई उसका हाथ पकड़कर उसको पहुंचा दे? ऑफ कोर्स उस व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई हाथ पकड़ के करवा देगा तो ज़्यादा अच्छा है ना। वैसे ही यहाँ पर भी है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो झिल्ली के आर पार नहीं जा सकते हैं, तो उनको कुछ ऐसे कैरियर प्रोटीन होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं,
वो ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं। ठीक है, बस तो ऐसा विसन जिसमें कैरियर प्रोटीन्स की मदद से पदार्थ का विसन करवाया जाता है उसे सुसाध्य विसन कहते हैं। वेरी सिंपल। नाउ सुसाध्य विसन के अंदर भी याद रखना ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता। ये मत समझना कि सुसाध्य विसन में तो कहीं ऊर्जा उपयोग आ गई। नो, ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। अच्छा, सुसाध्य विसरण भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है, बिल्कुल सामान्य विसरण की तरह। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है। ठीक है, सुसाध्य विसरण काफी विशिष्ट प्रक्रिया है, स्पेसिफिक प्रक्रिया है। यह संदमों को मतलब जो इस क्रिया को रोकने की कोशिश करते हैं, इनहिबिटर्स के प्रति काफी संवेदनशील। यह प्रक्रिया संदमकों के प्रति मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इस सुसाध्य विसरण को रोकने की कोशिश करते हैं, तो उनके प्रति काफ़ी संवेदनशील होती है। और याद रखना सुसाध्य विसरण में संतृप्तता, सैचुरेशन कहते हैं जिसको, सैचुरेशन तब स्थापित होता है जब सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स काम में आ जाते हैं। ठीक है, सुसाध्य विसरण में संतृप्तता तब स्थापित होती है जब सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स काम में आ जाते हैं। अरे एक बात बताओ, सुसाध्य विसरण सबसे अधिकतम हो जाएगा ना जब सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स काम में आ जाएंगे। अच्छा, याद रखना प्रोटीन्स मेम्ब्रेन में चैनल्स का निर्माण करते हैं। है ना, एक एग्जांपल देता हूं, पोरीन प्रोटीन जो हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया व बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली पर पाए जाते हैं, वे झिल्ली में पोर्स बनाते हैं एवं ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब इसी चीज़ को मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं तो देखिए, ये देखो
ये झिल्ली है, ये क्या है, झिल्ली है, ठीक है, ये झिल्ली है। अब ये सिंपल डिफ्यूजन बता रखा है और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बता रखा है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है देखो आप, राइट। सिंपल डिफ्यूजन कोई भी सब्सटेंस, ये सेल के अंदर का हिस्सा है और ये सेल के बाहर का हिस्सा है, ठीक है। अब झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की ज़्यादातर। आज यदि उसका मुख्य घटक कौन है, फॉस्फोलिपिड है, तो जो लिपिड में घुलनशील होंगे, जो सब्सटेंस लिपिड में घुलनशील होंगे वो तो झिल्ली के आर पार बिना किसी की मदद से चले जाएंगे, तो उनका तो सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा, समझ पा रहे हो। अरे भाई, लिपिड में जो घुलनशील होगा, जो सब्सटेंस लिपिड में घुलनशील होगा वो तो आर पार आराम से चले जाएगा। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, यदि मुझे सब्सटेंस को बाहर से अंदर की तरफ भेजना है और शर्त ये है कि वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है, तो अब ये तो वापस से वही चीज़ फॉस्फोलिपिड है। तो मैं अब ये तो जो सब्सटेंस होगा ये, राइट, ये तो हाइड्रोफिलिक है ना, तो अब मैं इसको भेजूंगा तो खुद नहीं जा सकता है ये, क्योंकि वो लिपिड में डिसॉल्वेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रोटीन चैनल्स है ना, प्रोटीन जो होंगे वो क्या बनाएंगे, चैनल्स बना देंगे। कैरियर प्रोटीन था ना, आप उसको कैरियर प्रोटीन कहिए, या आप उसको क्या कह सकते हो, कैरियर प्रोटीन या वाहक प्रोटीन, या आप चाहें तो अभी और भी नाम दिए थे, मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये झिल्ली में क्या बना देते हैं, चैनल बना देते हैं, और ये सब्सटेंस को ये देखो यहाँ बाहर से कहाँ भेज दिया, सेल के अंदर भेज दिया, बस ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को समझाने के लिए। एक और डायग्राम देखो, एक और डायग्राम, ये ट्रांसपोर्ट भी, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर 3 तरीके से हो रहा है। यूनिपोर्ट, ये क्या है भाई, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, है ना। यूनिपोर्ट हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। यहाँ पर सब्सटेंस, ये क्या झिल्ली है, ये मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है देखो, कैरियर प्रोटीन जो है ये क्या है, वाहक प्रोटीन है ना। ये सब्सटेंस को एक ही दिशा में लेके जा रहा है, देख रहे हो, यूनिपोर्ट मतलब सिंगल डायरेक्शन में लेके जा रहा है। एंटीपोर्ट में एक सब्सटेंस जा रहा है, यहाँ तो जा रहा है देखो ऐसे एक ही डायरेक्शन में, यहाँ एक जा रहा है ऐसे, एक जा रहा है ऐसे, और सिम्पोर्ट में कोई भी सब्सटेंस जाएगा ऐसे, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में जो झिल्ली के आर पार हो रहा है, सुसाध्य परिवहन जो झिल्ली के आर पार हो रहा है, उसमें 3 मेथड्स हैं, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। यहाँ पर सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स का सेम डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रहा है। तो सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट। एक और डायग्राम,
एक और डायग्राम, ये देखो आप, ये सेल का बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये सेल का बाहर वाला हिस्सा है ना, और यहाँ पर आप देखना ये अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, कोई मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमें इधर से इधर ट्रांसपोर्ट करवाना है, इधर से इधर ट्रांसपोर्ट करवाना है। अब दिक्कत ये कि कैसे करें, तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, बड़ा सिंपल सा है। ये डायग्राम भी किसको शो कर रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से ये देखो ये मॉलिक्यूल जुड़ गया। अब ये मॉलिक्यूल पूरा के पूरा, ये जो मॉलिक्यूल है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, ऐसे पूरा पूरा रोटेट हो जाएगा ऐसे। ये देखो, ये डायग्राम वापस जानबूझ के एक और बनाया है ताकि हम रोटेट होता हुआ बता दें। तो ये देखो, ये ऐसे, तो ये पूरा रोटेट हो गया। तो जो सेल के बाहर का हिस्सा दिख रहा था वो सेल के अंदर पहुंच गया। बस ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन था, इसने इस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो बिना फैसिलिटी के तो नहीं हुआ ना, अपने आप से तो नहीं हुआ, राइट, किसी की मदद से हुआ ना, ट्रांसपोर्ट की मदद से हुआ, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे इसे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ ये क्लियर, यहां तक क्लियर। अब एक चीज लास्ट में, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आपको याद हो तो सेकंड कैटेगरी बाकी थी, और वो था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन। देखो भाई, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक ही फर्क है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। चलो, इस क्रिया में, अच्छा, ये जो लो से हाई की तरफ जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। इसे अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा का उपयोग होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का उपयोग होता है, है ना। जब सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स काम में आ जाते हैं तो परिवहन, संतृप्तता, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, स्थापित हो जाता है। अरे भाई, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कब होगा, जब सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के आ जाएंगे, काम में आ जाएंगे। तो एक ऐसी स्थिति होगी जब ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन स्थापित हो जाएगा। यह क्रिया भी सन्मुख के प्रति, इनहिबिटर्स के प्रति संवेदनशील होती है।
यह क्रिया भी संदमुखों के प्रति संवेदनशील होती है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी मच सेंसिटिव टूवर्ड्स इनहिबिटर्स। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इस क्रिया को रोकने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये था पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक जो कुछ आज की क्लास में पढ़ा है उसका निचोड़, बहुत खास उसका निचोड़ आपने क्या पढ़ा भाई? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ा ना आपने आज, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और उसमें आपने 3 चीज़ें पढ़ी, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सरल विसरण, सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन। अब देखो एक एक करके देखो। रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। क्या मुझे एक बात बताइए, सिंपल डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मतलब झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता थी क्या? अरे झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता थी क्या भाई सिंपल डिफ्यूजन में? नहीं थी ना, तो यहाँ पर लिख दिया ए नो। क्या फैसिलिटेड डिफ्यूजन बिना मेम्ब्रेन प्रोटीन के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, तो यस। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी अभी जस्ट लिखा है कि चाहिए मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए, तो यस। चलो, हाईली सेलेक्टिव, उच्च विशिष्ट प्रक्रिया। कभी भी डिफ्यूजन विशिष्ट प्रक्रिया नहीं, किसी का भी सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी का भी हो सकता है, तो ये विशिष्ट अभिक्रिया नहीं है। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों ही विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स मतलब परिवहन संतृप्तता। मैंने कहा था परिवहन संतृप्तता की बात मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में की थी। मैंने ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, मैंने क्या कहा था? व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर यूज्ड अप देन ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। जब सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स काम में आ जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा कहीं परिवहन संतृप्तता पढ़ा ही नहीं था। नेक्स्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल का मतलब होता है लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। किसी सब्सटेंस का लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जाना, अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट केवल एक जगह पे पढ़ाया था अभी, बाकी 9 है। रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी, एटीपी ऊर्जा का उपयोग केवल एक जगह पे हुआ था, यहाँ पर, क्योंकि सब्सटेंस लो टू हाई जा रहा था। बाकी यहाँ पर भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को कंप्लीट जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उसकी जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही पढ़ा दिया। अगले वीडियो के अंदर हम इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।